एक तरफ क्रांति में हथियारों का यूज किया जा रहा है, एक तरफ क्रांति बिना हथियारों के हो रही है। चीन से जहां जहां लोग जा रहे थे कोरोना को लेकर जा रहे थे, रोजगार निपट गया था ना। इस समय तो बहुत सारे लोगों का रोजगार निपट रहा है। क्यों? क्योंकि इतना महंगा डेटा पैक था कि नहीं कर सकते। देखिए आज परमाणु बम उन बमों से तगड़े लेवल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 5 और अध्याय 5 में ये औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले हम लोग ये जो अध्याय 5 है, इससे पहले हम लोग अध्याय 4 पूरा अच्छा तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए धर्म युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। धर्म युद्ध तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन हम लोगों ने कंप्लीट क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है। और जैसे ही ये पेपर 2 खत्म होगा ना, पेपर 1 और पेपर 2 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लासेस चलेंगी, तो जो चलेगा क्लासेस उसमें हम कवर करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कवर करवा ही रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम क्या करेंगे? कवर करवा देंगे। तो चलिए हम लोग औद्योगिक क्रांति के बारे में समझते हैं। औद्योगिक क्रांति क्या था? देखिए आप ऑनर्स पेपर पढ़ रहे हैं तो आपसे ये उम्मीद रखा जाता है कि आपको जिस विषय का आप ऑनर्स पर जो आपका विषय है उसमें गहराई से आपको नॉलेज हो। गहराई से मतलब कि कोई भी बातों को एक्सप्लेन कर पाए, सीधा फैक्ट के फॉर्म में ना बता दें कि औद्योगिक क्रांति, उद्योगों में जो क्रांति है उसको औद्योगिक क्रांति कहते हैं, बस इतना नहीं। इसको थोड़ा विस्तार से गहराई से ये समझने की जरूरत है कि आखिर औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, जरूरत क्यों पड़ी, हुई तो उसी समय क्यों हुई। ये 18वीं शताब्दी में ही क्यों हुई? इंग्लैंड से शुरुआत ही क्यों हुई? 18वीं शताब्दी में ही फ्रांस हो गया। ये फ्रांस में क्रांति हुई थी और बहुत ज़बरदस्त राज्य क्रांति। 1789 वाला जो क्रांति है वो आप लोगों को याद नहीं होगा, नहीं याद है तो वैसे भी हम लोग को पढ़ना है, याद रखने की जरूरत नहीं, पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे वो क्रांति क्यों हुई थी। एक तरफ क्रांति में हथियारों का यूज किया जा रहा है, एक तरफ क्रांति बिना हथियारों के हो रही है, बिना खून खराबा के। देखिए फ्रांस और इंग्लैंड में जो क्रांति हो रही थी, 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी में जो क्रांति हुआ था, कहाँ कहाँ? वो दोनों एकदम नज़दीकी की बात, इंग्लैंड और फ्रांस। चलिए दोनों का उदाहरण ले लेते हैं। ये दोनों जगह क्रांति हुई, इंग्लैंड में भी और फ्रांस में भी। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक, औद्योगिक क्रांति, यहाँ पर राज्य क्रांति हुई। लेकिन दोनों जगह क्रांति ही हुआ, दोनों जगह क्या हुआ? क्रांति। लेकिन दोनों जगह क्रांति का फॉर्म ही अलग था एकदम। यहाँ पर जहाँ हथियारों के बल पर जनता द्वारा सत्ता को परिवर्तित कर दिया गया, पूरा खून खराबा किया गया। जबकि यहाँ पर क्या हुआ? बिना हथियार के, एकदम बिना हथियार के, बिना कोई हिंसा के ही परिवर्तन ला दिया गया। तो क्रांति का असली मतलब क्या होता है? देखिए क्रांति का असली अर्थ होता है कि एक बड़े स्तर पर अमूल परिवर्तन, एक बड़े स्तर पर अमूल परिवर्तन जो हो जाता है उसी को क्रांति कहते हैं। बहुत बड़े स्तर पर होता है, ध्यान रखिएगा। और क्रांति एक दिन की बात नहीं होती है, एक साल की बात नहीं होती है, कई दशक लग जाते हैं क्रांति में, ध्यान रखिएगा। और इसकी पृष्ठभूमि कई दशक पहले से तैयार होती चली आती है और कई इसके प्रमुख कारण होते हैं और प्रभाव बहुत गहरा होता है, ध्यान रखिएगा। प्रभाव बहुत गहरा है, यहाँ तक ये प्रभाव इतने बड़े होते हैं कि अपने देश के साथ साथ जो बाहरी वाले देश है, महादेश या जितने भी पृथ्वी पर देश है, सारे देशों पर प्रभाव छोड़ देते हैं। जैसे फ्रांस राज्य क्रांति का तो प्रभाव उसके अपने देश में और बगल वाले देशों पर पड़ा, लेकिन इंग्लैंड की जो क्रांति थी इसका प्रभाव पूरे यूरोप में ही नहीं, यूरोप के अन्य हिस्सा, जैसे यूरोप के अन्य हिस्से जो भी अन्य देश थे, या यूरोप के अलावा जो भी अफ्रीका महादेश हो गया, एशिया में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सारे जगहों पर ये फैल गया। समझ लीजिए अब सारे जगहों पर कैसे फैला, ये क्रांति कैसे फैला, सारे जगहों पर क्यों फैला क्रांति है सारे जगहों पर, और ये उत्पन्न इंग्लैंड से ही किया हुआ। देखिए कैसे फैला, क्यों फैला ये क्रांति सारे जगहों पर। जिस समय कोरोना उत्पन्न हुआ था, कहाँ से माना जाता था कि कहाँ से ये उत्पत्ति हुई है? ये चीन से उत्पत्ति हुई है। क्या माना जाता था? कि कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है। और आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो चीन से जहाँ जहाँ लोग जा रहे थे कोरोना को लेकर जा रहे थे, ठीक। लेकिन आप कहेंगे कि उस समय ये 18वीं शताब्दी में ग्लोबलाइजेशन तो था ही नहीं। तो ये जो औद्योगिक क्रांति है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ये आखिर विश्व के सारे महादेशों में कैसे फैल पाई? देखिए आपको पता है कि 15वीं शताब्दी में यानी 1400 ईस्वी में ही खोज होना चालू हो गए थे। 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ उसके बाद तो सारे खोज चालू हो गए। 92 में, 98 में सारा खोज चालू हो गया। फिर आपको पता है 1600 ईस्वी में जो अंग्रेजी व्यापारी है वो कहाँ है? भारत है। भारत के आने से पहले अंग्रेजों द्वारा दक्षिण अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, इस सारे जगहों पर भ्रमण किया जा चुका था और ये अपना आकर पैर पसारने लगे थे।
तो करते ये क्या थे, इंग्लैंड में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर इसलिए पड़ा कि पूरे विश्व में उस समय व्यापारी कहाँ के मैक्सिमम व्यापारी घूमते थे, इंग्लैंड के। इंग्लैंड वाले सारे व्यापारी सारे जगहों पर जाते थे और जाते थे तो अपना उद्योग धंधा क्या करते थे, इनका उद्योग धंधा का प्रभाव सारे जगह पड़ता था। बाकी जो देश थे जैसे भारत हो गया, तो भारत से कच्चा माल लेकर गए कहाँ पर, इंग्लैंड में, और वहीं पर बनाए और फिर वापस लेकर कहाँ पर बेच दिए, भारत में। यानी सामान भी आपका, सब कुछ आपका, और बेचा फिर कहाँ गया, आप ही को बेचा गया। ठीक इसीलिए इंग्लैंड, एक और बात आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि इंग्लैंड में क्यों ये सब इंडस्ट्रियल, क्या दिमाग वाले लोग सिर्फ इंग्लैंड में ही मौजूद है, भारत में नहीं थे? भारत में भी तो दिमाग वाले लोग थे, या फ्रांस हो गया या जर्मनी हो गया, वहीं इटली, सारे जगह पर। पहले आपने रोमन साम्राज्य का भी नाम सुना, कितना ताकतवर रोमन साम्राज्य था। इटली से भी बहुत अच्छे अच्छे जो साहित्यकार है, विद्वान है, दार्शनिक है, ये सारे लोग निकले। तो क्या वहाँ से तेज दिमाग वाले लोग नहीं थे? देखिए, सिर्फ तेज दिमाग की नहीं बात होती है, संसाधनों की बात होती है। संसाधन मौजूद होंगे तभी तो कुछ कर पाइएगा। सिर्फ दिमाग तेज होने से क्या होता है, संसाधन भी तो आपके पास होने चाहिए ना। आपके पास संसाधन होने चाहिए, तेज दिमाग होने से। देखो एक बात समझिए, आपके पास एकदम तेज तलवार है, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए जगह, युद्ध लड़ने के लिए और भी संसाधन आपको चाहिए ना। तेज दिमाग से थोड़े कुछ हो जाएगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पर हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, इसको मिटाते हैं। देखिए अब आगे समझना है कि कुछ इतिहासकारों का भी थोड़ा सा मत जान लेते हैं कि इतिहासकार ने इस औद्योगिक क्रांति को क्या कहा। उद्योगों में जो क्रांति आई तो उसको औद्योगिक क्रांति कहते हैं, तो नॉर्मल सा बात है, एकदम सीधा सा इसका आंसर है, एक लाइनर, वन लाइनर आंसर है कि औद्योगिक उद्योगों में जो क्रांति है उसको औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। लेकिन आप ऑनर्स के छात्र हैं, आपको तो एक लाइनर से काम चलेगा नहीं। ऑनर्स किए हैं ना, किए नहीं अभी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इतिहासकार, बहुत ही फेमस इतिहासकार है जिनका नाम है बिल ड्यूरा। इन्होंने कहा कि मानव इतिहास में, इनका कथन था कि मानव इतिहास में दो ही, मतलब मानव इतिहास के जो मानव सभ्यता का जो इतिहास है उसमें दो ही बड़ी क्रांतियाँ हुई। कौन सी बड़ी क्रांतियाँ हुई, ध्यान से सुनिएगा इनका कथन क्या है। इन्होंने कहा कि दो ही बड़ी क्रांतियाँ हुई। पहली क्रांति तब हुई जब मनुष्य उत्तर पाषाण काल में अखेट को छोड़कर कृषि और व्यापार, कृषि और पशुपालन की तरफ उन्मुख हुए, यानी कृषि और पशुपालन करने लगे, तब पहला क्रांति हुआ। दूसरा क्रांति तब हुआ जब मनुष्यों द्वारा कृषि को छोड़कर व्यवसाय और उद्योग धंधों में लग गए, उस समय दूसरा क्रांति। और दूसरा क्रांति से आशय क्या है, ये औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं। इस समय बात कर रहे हैं कि मनुष्यों द्वारा ये कृषि को छोड़कर और व्यापार और उद्योग धंधों में लग गए। अब देखिए कृषि को क्यों छोड़ा, आप कहेंगे कृषि छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? अरे सभी लोगों ने नहीं छोड़ा था ना, कुछ लोगों को छोड़ने की जरूरत पड़ गई थी, छोड़ना पड़ा था, छोड़े नहीं थे, जानबूझकर छोड़ना पड़ा था। अब ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों का रोजगार निपट गया था ना, इस समय तो बहुत सारे लोगों का रोजगार निपट रहा है। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कितने लोगों को पता है? आप लोगों को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई क्या है और इसका पावर क्या है? आपको पता है क्या? पता मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर आज ही सर्च करिए और एआई के बारे में समझिए कि एआई है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में एलोन मस्क, पहचानते हो ना, स्पेसएक्स उनका जो कंपनी है, आपको पता है जैसे इसरो है तो ये भारत की सरकारी कंपनी है, नासा है जो अमेरिका की सरकारी कंपनी है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है इनका स्पेसएक्स, और खुद अपना जो सैटेलाइट है खुद छोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोग और भी देश चाहेंगे तो इनका सैटेलाइट ही छोड़ते हैं। तो स्पेसएक्स का जो मालिक है जिनका नाम है एलोन मस्क, जो टेस्ला गाड़ी भी बनाते हैं, ड्राइवरलेस कार, जानते हैं, उनका कहना था कि जो एआई है, जो परमाणु बम है यानी कि एटम बम जो है, उन बमों से भी क्या है, ये बहुत ही विस्फोटक, उन बमों से बहुत तगड़े लेवल पर खतरनाक है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा इनसे खतरा है। किस एआई से? लेकिन एआई है क्या? आज सारे काम मैक्सिमम चीज़ एआई से हो रहे हैं, मैक्सिमम चीज़। कोई वीडियो एडिट करना है, कोई फोटो बनाना है, कोई फोटो एडिट करना है, फोटो में कोई नया चीज़ ऐड करना है, या कुछ भी करना हो ऑनलाइन, मैक्सिमम चीज़। देखिए कितना बड़ा रिवोल्यूशन है, ये डिजिटली रेवोल्यूशन हुआ है। डिजिटली रेवोल्यूशन देखिए, और भारत में भी बहुत मतलब बड़ी मात्रा में हुआ है। कैसे हुआ है? क्या एक ही कारण था डिजिटल रेवोल्यूशन का? ये देखिए 15, 16, 17 से हुआ है। ये कैसे? गाँव तक इंटरनेट पहुँचा, जियो द्वारा फ्री में सिम दिया गया, और गांवों तक सिर्फ सिम और इंटरनेट से काम नहीं चलेगा, गांवों तक बिजली पहुंचा।
और बहुत बढ़िया मात्रा में बिजली पहुंचा, जो कि मतलब लगभग ठीक ठाक एकदम बिजली रहने लगा, नेटवर्क सब बढ़िया रहने लगा लोगों द्वारा, और 4G फोन भारत में बहुत सस्ते सस्ते लॉन्च होने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, सभी के हाथ में स्मार्टफोन आया और डिजिटल रेवोल्यूशन क्या हुआ, चालू हो गया। इसके कई कारण थे। ठीक वैसे ही बिल ड्यूरा द्वारा ये कहा गया कि इसके मतलब ये दूसरी क्रांति की बात कर रहे हैं, अगर ये अब होते तो क्या कहते, मानव इतिहास में कितना क्रांति हुआ, तीसरा क्रांति। कब तीसरा क्रांति, जो अभी चल रहा है। इन्होंने तो कहा था कि ये डिजिटल रिवोल्यूशन तो अभी चल ही रहा है, सॉरी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी चल रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो चल ही रहा है, अब डिजिटल रिवोल्यूशन भी आया है। डिजिटल रिवोल्यूशन समझते हैं ऑनलाइन के क्षेत्र में कितना ज़्यादा प्रगति कर पाए हैं हम लोग। अभी जब अगर आपको याद होगा, अगर 2011-12 की बात अगर आपको याद होगा, तो आप सबके पास कीपैड वाला फ़ोन होता था, और किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था ना कि ऐसे हम क्लास कर सकते हैं और ऐसे किसी से वीडियो कॉलिंग पर हम बात कर सकते हैं। दिल्ली कोई व्यक्ति बैठा है, उसको अभी यहीं पर देख सकते हैं, मुंबई बैठा है यहीं पर, मुंबई से दिल्ली देख सकते हैं, दिल्ली से मुंबई, या विश्व के किसी भी कोने में बैठा है, उसके पास नेटवर्क है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसी ने सोचा तक नहीं था। आज देखिए वो सेकेंड का काम है, सेकेंड में सब कुछ हो जा रहा है। देखिए आज कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, कितना ज़्यादा किस क्षेत्र में। आज तो टीवी तो कोई देख ही नहीं रहा, ऐसे ही फेंक दिया गया है टीवी जो DTH है उसको ऐसे ही फेंक दिया गया। क्यों फेंक दिया गया, उसका कोई उपयोगिता नहीं रहा। अब लोग टीवी नहीं देख रहे। कौन 4 मिनट का ऐड देखेगा, यहाँ 1 मिनट का ऐड होता है तो दिमाग खराब हो जाता है। 4 मिनट का ऐड कोई कैसे देखेगा। ठीक ऐसे ही बिल ड्यूरा द्वारा कहा गया। लेकिन इसकी पहले की स्थिति क्या थी, जैसे डिजिटल रिवोल्यूशन भारत में आने से पहले की स्थिति क्या थी, कीपैड फ़ोन चलाते थे, 2G होता था, वो भी शायद 100 रुपया 150 का रिचार्ज करने पैसे 100 MB 200 MB मिलता था, बस इतना ही था, और कुछ था क्या नहीं। क्या इस स्थिति पर आपको लगता है कि हम लोग इतना आगे न बढ़ सकते थे हम लोग? आपको लगता है बिल्कुल नहीं बढ़ सकते थे। क्यों? क्योंकि इतना महंगा डेटा पैक था कि नहीं कर सकते। देखिए आज महंगा आपको भी डेटा पैक लग रहा होगा, लेकिन उस समय से तो सस्ता है, इतना तो बात है, उस समय से सस्ता। हाँ ये बात है, ये आदत लगा दिया गया, और उसके बाद देखिए आदत नहीं लगाया जाता तो इतना परिवर्तन भी नहीं होता। अगर आदत नहीं लगाया जाता ना तो इतना परिवर्तन नहीं होता। डायरेक्ट कह दिया जाता था कि आप इतना का रिचार्ज करवाइए, कोई नहीं करवाता, इसीलिए कम से कर करके ज़्यादा हो गया। आज देखिए सब लोग रिचार्ज करवा रहे हैं और सब लोग देख भी रहे हैं, और इससे फ़ायदा भी लोगों को हो रहा है। ये मत सोचिए अरे आपसे पैसा लिया जा रहा है, अरे बहुत सारा नहीं, बहुत सारा फ़ायदा भी है, बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। और इतने खतरनाक लेवल पर जो कंपटीशन बढ़ा है ना हर क्षेत्र में, किसके कारण बढ़ा है? चाहे कोई आप नौकरी के प्रिपरेशन में, कोई भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी और क्षेत्र में, किसी ऑनलाइन क्षेत्र, कोई ऑनलाइन फील्ड हो गया, या किसी फील्ड में, कैसे इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो पाया है। आज देखिए मीडिया का लेवल भी बिल्कुल बदल गया है। कैसे? आज जो भी कोई कुछ भी हो रहा है उसको कोई रिकॉर्ड करके डाल दे रहा है इंटरनेट पर, और बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी इससे हो रही हैं। नहीं तो पहले बहुत सारे क्राइम ऐसे होते थे जो कि हो भी जाता था, लोगों को पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज देखिए बहुत सारे चीज़ परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे चीज़ देखिए, हाँ परिवर्तन हुए, बहुत सारे चीज़ खराब भी हुए हैं, बहुत सारी नौकरियाँ भी गई हैं। आज जानते हैं इसमें नौकरी किसकी जाती है? यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, नौकरी किसकी गई? थोड़ा पूर्व की स्थिति जान लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि नौकरी आखिर गई किसकी। चलिए पूर्व की स्थिति, इससे पूर्व की स्थिति क्या है? पूर्व की स्थिति, पूर्व की यूरोप की स्थिति बात कर रहे हैं। पूर्व की स्थिति ये थी, इससे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले की पूर्व की स्थिति ये थी कि क्या था कि किसान एक था, ठीक, एक पिता जो है किसान है, उसके पूरा संयुक्त परिवार, ये 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। ये तो रिवोल्यूशन 18वीं शताब्दी में हुआ, 1750 से 1860 तक माना जाता है, 1860 ईस्वी तक। देखिए माना ये जाता है कि 17वीं शताब्दी में, एक मिनट, शताब्दी तो आपको समझ में आता है ना, शताब्दी कैसे हुआ, क्या हुआ, एक मिनट में बस समझ लीजिए, 1 मिनट, ज़्यादा देर समय नहीं लगेगा। शताब्दी कैसे चलता कैसे है? देखिए 1700 के बाद जो हुआ वो 18वीं शताब्दी, क्योंकि 1700 तो बीत गया है, अब 1701, 1702, 1703 आ रहा है, तो 1700 के तो आगे की बात हो रही है ना जी। तो जब 1700 के आगे की बात हो रही तो ये 18वीं शताब्दी आ गया, यही 1700 ऐसे करके अब 1800 आ जाएगा, फिर 1801, 1802, 1803 होगा, तो ये 1800 तो बीत गया है। अब तो तब 19वीं शताब्दी की बात होगा। किसकी बात होगा? ये 19वीं शताब्दी है। ये कितने, कौन सी शताब्दी है? 19वीं शताब्दी है। यानी ऐसा भी मान सकते हैं कि जो ईस्वी चल रहा होता है उसके अगला वाला ईस्वी होता है, अगला वाला शताब्दी होता है। तो 17वीं शताब्दी, यानी कि 17वीं शताब्दी की अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए 18वीं शताब्दी चल रहा है, 17वीं शताब्दी की बात करें यहाँ पर, 17वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा। तो ये 17वीं शताब्दी के हाल बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये बात, इस 17वीं शताब्दी के हाल बता रहे हैं। 17वीं शताब्दी मतलब कब? 1600 ईस्वी की बात बता रहे हैं। 1600 ईस्वी में क्या था आपको पता भी होगा कि इसी समय की बात है, 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में एंट्री किया था। और एंट्री कैसे किया था? बड़े बड़े जहाज बनाकर। देखिए इससे पहले भी
परिवर्तन हो रहे थे, मशीन बनाए जा रहे थे, बढ़िया जहाज बनाया जा रहा था ठीक ठाक, लेकिन उतना बड़ा मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अंग्रेजों को भारत में जब एंट्री हुआ तो बढ़िया बाजार मिल गया, कच्चे माल मिल गए जो कि उससे सामान बना सकते थे वो लोग, तो कच्चे माल मिल गए, बाजार मिल गया। और भारत के अलावा जैसे दक्षिण अफ्रीका हो गया या अमेरिका हो गया, अमेरिका के मैक्सिमम क्षेत्र पर इन लोगों को कब्जा किया था, पता है ना। तो ये सारे जो जगह थे अंग्रेजों के लिए, या भारत में और भी यूरोपीय कंपनियां आई। अब आपसे सवाल एक पूछेंगे कि भारत में कितने प्रकार, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, और सबसे बड़ा सवाल होता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई। तो आप लोगों के जवाब आता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, जो कि गलत है। आप कहेंगे गलत कैसे है? गलत इस तरीके से है कि भारत में यूरोपीय कंपनियां एक ही नहीं आई थी, कई यूरोपीय कंपनियां आई थी भारत में, एक एक करके सब यूरोपीय कंपनी आई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया, देखिए, और जो भी यूरोप से कंपनियां आती थी सबको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। जैसे अमेरिका से कोई भी अभी भारत में कंपनी है, सबको अमेरिकी कंपनी कहा जाता है, लेकिन उनका नाम, ब्रांड का नाम जो है वो अलग अलग है। क्या एप्पल को आप अमेरिकी कंपनी नहीं कहेंगे क्या? बिल्कुल कहेंगे। यूट्यूब को आप अमेरिकी कंपनी नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ये अमेरिकी कंपनी कहेंगे, लेकिन इनका नाम अपना अपना अलग अलग है। ठीक वैसे ही उस समय जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही थी सबका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अलग अलग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और अलग अलग समय में आई। तो आपसे कोई सवाल करे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो आपको पूछना पड़ेगा कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर ले, पुर्तगाली, डच, डेनिश, कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें। इस सब में अपना अपना एक इनका नाम भी था, ध्यान रखिएगा, इनका अपना अपना एक नाम भी था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सबका नाम, ब्रिटिश इंडिया कंपनी एगो हो गया, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, या पुर्तगाली या डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, इनका अपना अपना नाम भी होता था, ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं 17वीं शताब्दी में क्या होता था। किसान, एक मान लीजिए कोई परिवार किसान है, इंग्लैंड की बात करें, चलो इंग्लैंड की बात करते हैं। कोई परिवार किसान है, ठीक, और ये सारा काम अपने हाथ से ही करते थे। सारा काम किससे करते थे? अपने हाथ से, और बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो इन लोगों को बताइए, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो पूरा परिवार इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? पूरा परिवार इसमें चला जाएगा। पूरा परिवार मतलब पूरा परिवार को मिलकर क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। और सभी परिवार इसीलिए संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। कैसे रहते थे? संयुक्त। देखिए गांव में मैक्सिमम लोग संयुक्त परिवार के रूप में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो किसान होते हैं और सबका काम एक ही होता है। जब काम एक ही होता है तो इसीलिए संयुक्त परिवार बना रहता है। लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है, भारत में एकल परिवार की पद्धति बहुत तेजी से विकसित हो रही है। क्यों हो रही है? कुछ लोगों को लग रहा है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है ना, कि ये पीढ़ी बहुत मतलब संस्कारी पीढ़ी नहीं है। हम लोग तो बहुत संस्कारी थे, इसीलिए हम लोग क्या करते रहते थे, एक में एकजुट होकर रहते थे। और ये आगे आने वाली पीढ़ी जो उतनी संस्कारी नहीं है, सभी लोग चाहते हैं कि हम अलग अलग रहें। अरे ऐसा बात नहीं है कि आप बहुत संस्कारी थे और ये बहुत संस्कारी नहीं है, ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी ज़रूरतें अलग थी और इनकी ज़रूरतें अलग हैं। देखिए हम इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते कि अगर आपके परिवार आपके साथ रह रहा है तो आप उनसे अलग होकर रहिए। लेकिन एक बात समझिए, ये लोग अलग कैसे हो रहे हैं। उस समय किसान थे, यहाँ की भी बात कर रहे हैं, किसान थे तो सभी लोगों का काम एक ही था। तो सभी लोग सुबह को हुआ कि खाना वाना खाए और सभी लोग खेतों में निकल के काम करने के साथ एकदम, फिर आए, फिर जो भी काम था वो करे, मतलब वो ऐसे ही जीवन चलता रहता था। लेकिन आज क्या है, सबकी नौकरी अलग अलग है, सबका पैसा अलग अलग है, ज़रूरत सबको अलग है। किसी को आईफोन चाहिए तो किसी को गाड़ी चाहिए, तो किसी को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। सब कुछ जब चाहिए तो परिवार में एक साथ कैसे रह सकते हैं, सारा पैसा कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिएगा वो परिवार सबसे अधिक चलते हैं। जैसे एक परिवार में 4 भाई है ना, 4 भाई हैं, तो एगो यहाँ पर नौकरी कर रहा है, एगो यहाँ पर नौकरी कर रहा है, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर। साल में 2-3 बार मिलने के लिए आ जाते हैं एक दूसरे से, त्यौहार में अपने गाँव आ जाते हैं, सभी लोग मिल लेते हैं और निकल लेते हैं फिर वापस। ये परिवार बहुत दिनों तक चलता है। लेकिन यही चारों भाई जब एक जगह रहते, इतना कन्फर्म बताते हैं हम ना, कितना भाई आपस में कितना भी एकजुट होकर रहे हैं, हम इतना कंफर्म बताते हैं कुछ साल के बाद ये अलग हो जाएंगे। अलग मतलब वहीं पर अलग अलग रहने लगेंगे घर में, साथ ही में। ये होता है क्योंकि अब ज़रूरतें बदल गई हैं, लोगों की ज़रूरतें बदल गई हैं, खर्च बदल गया, सब कुछ, काम बदल गया, सब कुछ बदल गया है। इसीलिए एकल परिवार सबसे ज़्यादा भारत में सफल हो रहे हैं। तो यहीं पर क्या था कि यही किसान के परिवार थे और किसान खेती होती करते थे, सब कुछ करते थे, मतलब बढ़िया सब कुछ ठीक ठाक चलता था।
अब क्या हुआ, जैसे ही ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होते ही जो दर्जी, जो कपड़ा सिलने वाला दर्जी था, या जो स्वर्णकार था, सोना का आभूषण बनाने वाला, ये सब जो दर्जी था, ये बाकी लोग भी जो जैसे लोहा का सामान कोई बनाने वाला था, ये छोटे जगहों से निकल कर, क्योंकि अब करते क्या थे पहले, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले ये लोग अपने घर में ये अलग कमरा ले लेते थे, और अपना दर्जी जो है अपना सिलने का काम कपड़ा कर रहा है, और उसके घर वाले परिवार वाले भी लगे हुए हैं उसी में, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो दर्जी थोड़ा संपन्न थे, थोड़ा पैसा रखे हुए थे, अपने कल कारखाना लगाने लगे, और जो दर्जी पैसा नहीं रखे हुए थे और जिनके पास अपना धन संपत्ति नहीं था, उनका बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया एकदम। मतलब थोड़ा थोड़ा बिजनेस रहा बस, और ज़्यादा बिजनेस उनका नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ स्थापित होने लगे थे, और फैक्ट्रियाँ स्थापित में बहुत बड़े मात्रा में वो उत्पादन करते थे, और बहुत परफेक्ट उत्पादन होता था, और बहुत कम समय में और कम कॉस्ट भी उनका लगता था, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, सिर्फ इंग्लैंड और यूरोप वाले क्षेत्र में नहीं, भारत वाले क्षेत्र में, क्योंकि भारत में उस समय कौन पैर पसारे हुए थे? अंग्रेज पैर पसारे इसीलिए ना हुआ था, फायदा के लिए। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का प्रभाव कहाँ पर पड़ा? भारत पर भी पड़ा। अब हम बात करते हैं इसकी शुरुआत इंग्लैंड से ही क्यों हुई, और जगहों से हो सकता था, नहीं हो सकता था। चलिए बात करते हैं इंग्लैंड से ही क्यों हुई। इंग्लैंड से ही क्यों हुआ इसकी शुरुआत? कहीं और से भी तो हो सकता था, इसलिए इंग्लैंड से हुआ कि सारे संसाधन जो चाहिए थे वो इंग्लैंड में ही मौजूद है। अब हम बोलेंगे आपको कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति जो है फ्रांस में ही क्यों हुआ, किसी और जगह पर क्यों नहीं हुआ? भारत में कोई राज्य क्रांति क्यों नहीं हो पाया? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। तो फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुआ वहाँ पर वैसे कारण मौजूद थे, जैसे सामाजिक असमानता मौजूद थी, राजा की निरंकुशता मौजूद थी, राज्य का दिवालियापन मौजूद था वहाँ पर। और एक बात, वहाँ पर जातिगत मतलब भेदभावना, ऊंच नीच की भेदभावना, जो गरीब अमीर की भेदभावना मौजूद थी, जिसके कारण क्या हुआ, जनता को हथियार उठाने पड़ गए राजा को हटाने के लिए, क्योंकि राजा को विलासितापूर्ण जीवन जनता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये सारे कारण थे, इसीलिए वो क्रांति फ्रांस में, हरकत राजा, अब फ्रांस का राजा हरकत करेगा तो क्रांति कहाँ होगी? इंग्लैंड में नहीं। जब सारे चीज संसाधन सब कुछ मौजूद होंगे इंग्लैंड में, तो क्रांति की शुरुआत कहाँ से होगी? फ्रांस से थोड़े। देखो इंग्लैंड में क्या क्या था। इंग्लैंड देखिए, ये चाहिए क्या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए? क्या चाहिए? फैक्ट्री बनाने के लिए लोहा चाहिए, उस समय वाष्प चलित इंजन थे तो कोयला चाहिए, और क्या चाहिए? एक अच्छे बंदरगाह चाहिए ताकि सामान इधर से उधर लेकर जाए, जैसे कि और देश भी ऐसे जगह पर होना चाहिए कि चारों तरफ से लोग आए जाए उस रूट से। आपके व्यापारी अन्य देशों में फैले हुए थे, ये सारे चीज़ मौजूद था। यहाँ पर क्या था? लोहा प्रचुर मात्रा में मौजूद था, लोहा कोयला, ये दोनों एकदम पासे में थे, ध्यान रखिएगा। लोहा और कोयला दोनों एकदम नज़दीक में मौजूद थे। बाकी ऐसा कॉम्बिनेशन किसी अन्य देश में था ही नहीं। और देखिए क्या था यहाँ पर, बंदरगाह बहुत बढ़िया थे, और मेन रास्ता पर ही बंदरगाह था। अरे इंग्लैंड को देख लीजिएगा ना, पानी से पूरा घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बंदरगाह था, और यहाँ पर व्यापारी, यहाँ के व्यापारी जो थे अन्य देशों में भी फैले हुए थे। अन्य देश मतलब भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ये सारे जगहों पर इसके व्यापारी फैले हुए थे, ठीक। क्योंकि तो इनका बाजार बहुत बढ़िया से उपलब्ध हो पाता था। तो यहाँ पर लोहा कोयला होने के कारण, बंदरगाह उपलब्ध होने के कारण, व्यापारी होने के कारण, और एक बात, यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते भी थे, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, मजदूर वर्ग का हमेशा देखिएगा, कभी भी कोई रिवोल्यूशन आएगा ना, तो सबसे ज़्यादा नौकरी खतरा निचले वाले लोगों को होती है, मजदूर की। ये अगर बड़ा कोई रिवोल्यूशन हुआ तो आज देखिए डिजिटल युग में मजदूर की बात नहीं, सिर्फ मजदूर की ही नहीं, जो रिपीटेटेड काम करते हैं, रिपीटेटेड काम का मतलब समझो कोई इनोवेशन वाला नहीं काम करते हैं, उनका नौकरी कन्फर्म चला जाता है। आज देखिए चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स मौजूद है, वो क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। यहाँ तक कि उसको अगर सही से जो प्रॉम्प्ट लिख कर दिया जाए, प्रॉम्प्ट कहते हैं उसको, प्रॉम्प्ट मतलब कमांड, अगर सही से कमांड लिख कर उसको दिया जाए तो समझिए वेबसाइट ऐप तक बना सकते हैं, कुछ सेकंड में बना सकता है वेबसाइट और ऐप। समझिए इतना ताकतवर हो गया ये सब एआई। अब इस किस में नौकरी जाएगा? ये आप वीडियो एडिट करने के लिए एआई टूल, बहुत बढ़िया बढ़िया एआई टूल आ गए हैं। फोटो को, अगर आपको कोई फ़ोटो चाहिए और वो मान लीजिए आपको अपने ऐड में लगाना है या किसी में फ़ोटो लगाना है, तो एआई से सिर्फ आपको बढ़िया प्रॉम्प्ट लिखना, मतलब आपको बढ़िया कमांड उसको देना होगा कि ये हमको चाहिए ऐसा फ़ोटो, और वो उतना रियल फ़ोटो बना कर दे रहा है। एडिटर का नौकरी गया, जो मॉडल थे उनका गया, कैमरामैन का गया,
और बाकी जो डिजाइनिंग टीम थी या मेकअप टीम था, सबका नौकरी खतरे में है ना जी, है ना। अभी देखिए, अभी तो शुरुआत है एआई का, अभी आगे बढ़ने दीजिए। ये सब रिपीटेटेड काम कर रहे थे ना, कोई इनोवेशन वाला कहाँ काम कर रहे थे। इनोवेशन, अब देखिए इनोवेशन का मतलब कहते हैं आप फोटोग्राफर तो इनोवेशन वाला काम कर रहे थे, लेकिन वो इनोवेशन वाला काम कौन कर रहा है अब, एआई कर किसके मदद से रहा है, सब आप ही से लेकर इन्फॉर्मेशन और फिर आप ही को दे रहा है, ये होता है एआई। इतना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा था, यही इंग्लैंड में ये सारी चीज़ मौजूद थे, इसीलिए क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, इंग्लैंड से ही इस क्रांति की शुरुआत हुई, पूरे विश्व में ये फैल गया। तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया से ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। अब इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा।